हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा आज का स्ट्रैटेजीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी के बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता है, हमारे रिसोर्सेज भी ख़त्म नहीं होते हैं। इंडिया, एज यू नो, इज़ ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स टू मीट इट्स पावर नीड्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई सबको पता है कि हम पावर यानी बिजली के लिए किस पे डिपेंड है, थर्मल पावर प्लांट्स पे और हाइड्रो पावर प्लांट्स पे। थर्मल होते हैं जो हीट एनर्जी के थ्रू काम करते हैं, और हाइड्रो होते हैं जो वाटर की हेल्प से जो है पावर क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, बोथ ऑफ दीज हैव एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, और भाई दोनों से ही हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। यानी जिन तरीक़ों से हम बिजली बनाते हैं उन दोनों तरीक़ों से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है। थर्मल पावर प्लांट्स एमिट लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। अगर हम थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो भाई ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी जिससे ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती हैं, और ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है इन गैसेस की वजह से। ठीक है, इट कैन प्रॉपरली कॉज पोल्यूशन ऑफ वाटर, और साथ में इनसे क्या होता है, पोल्यूशन भी होता है, जैसे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, या और भी हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं ये थर्मल पावर प्लांट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स inundate forest and interfere with the natural flow of water in catchment areas। अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की, यानी जो ये हाइड्रो यानी वाटर के थ्रू जो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हमारे फॉरेस्ट को जो है ख़तरे में पड़ रहे हैं इनकी वजह से। और यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरफेयर विद नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नेचुरली रिवर्स बह रही हैं, अब यहाँ पे वो सिस्टम ख़त्म कर दिया जाता है, और बल्कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसके अंदर या कहीं पे जो है पानी एक जगह एक डैम में इकट्ठा कर दिया जाता है, और उसके थ्रू बिजली बनाई जाती है ना। तो जो नेचुरल चीज़ है हम उसके साथ यहाँ पे छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं। विंड पावर एंड सोलर रेज आर गुड एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल। अब यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्सेज के एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि हम विंड पावर के थ्रू या सोलर रेज के थ्रू, विंड मतलब हवा, सोलर मतलब सूर्य की किरणें, तो इनके थ्रू हमें बिजली बनाने को बोल रहे हैं। बोल रहे पानी को यूज़ मत करो, एक्सेसिव हीट भी मत फैलाओ। ठीक है, यानी थर्मल यूज़ मत करो, हाइड्रो भी यूज़ मत करो, आप विंड यूज़ करो और सोलर यूज़ करो। ठीक है, ये दो तरीक़ों से बिजली बनाओ, इससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन रीसेंट ईयर्स सम एफर्ट्स आर बीइंग टेकन टू टैप दीज एनर्जी रिसोर्सेज। भाई कुछ सालों में हमने कोशिश की है कि हम जो है इनके थ्रू बिजली बनाएं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, LPG गोबर गैस इन रूरल एरियाज़। भाई रूरल एरियाज़ में आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर नहीं पता है तो आगे इसमें पढ़ते हैं। Households in rural areas generally use wood, dung cake and other biomass as fuel। अब यहाँ पे लिखा है जो रूरल एरियाज़ यानी गांव होते हैं उसमें जो यूजुअली लोग रहते हैं वो या तो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए, या डंग केक यानी गोबर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या और कोई बायोमास यानी झाड़ फूस वगैरह पौधे वगैरह ऐसा कुछ जला के जो है वो आग जलाते हैं इन चीज़ों का यूज़ करके। दिस प्रैक्टिस हैज़ सेवरल एडवर्स इम्प्लीकेशंस लाइक, अब इस जो ये चीज़ कर रहे हैं गांव के लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। भाई लकड़ियों के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल के पेड़ काटने पड़ते हैं। रिडक्शन इन ग्रीन कवर यानी जो हरियाली होती है इसको काटना पड़ता है, क्योंकि इसी से ही इन्हीं पौधों को सुखा के वो लोग झाड़ फूस बनाते हैं और फिर उसमें आग लगाते हैं। वेस्टेज ऑफ कैटल डंग यानी जो कैटल डंग यानी जो गोबर वगैरह होता है उसको वेस्ट करते हैं ये लोग जला जला के, और उससे एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा धुआं आता है पता है जब ये सब चीज़ें जलती हैं। तो
तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन सब्सिडाइज्ड एलपीजी इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को रेक्टिफाई यानी ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सब्सिडाइज्ड एलपीजी दी है। एलपीजी होती है जो एलपीजी के अपने घर सिलेंडर आते हैं ना, वो सब्सिडाइज्ड यानी सस्ते में काफ़ी छूट दे रखी है गांव में कि आप लकड़ियाँ वकड़ियाँ मत ना जलाओ, बल्कि एलपीजी के ये सिलेंडर लगाओ और इससे गैस जलाओ। In addition, गोबर gas plants are being provided through easy loans and subsidy। और साथ में गवर्नमेंट क्या कर रही है, गोबर गैस प्लांट्स भी दे रही है गांव के लोगों को। बोल रही है अगर आपको ये चाहिए तो आप इसके लिए लोन ले सकते हैं, या सब्सिडीज़ दे रही है यानी सस्ते में प्रोवाइड करा रही है। एज़ फार एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG इज़ कंसर्न, इट इज़ अ क्लीन फ्यूल। अगर हम LPG की बात करें जिसके कि हमारे घर में सिलेंडर आते हैं, तो वो एकदम क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल का क्या मतलब होता है कि ये पोल्यूशन कम करती है। ये आपने देखा होगा जब हमारे घर में मम्मी यहाँ रोटी बनाती है तो गैस जलाती है तो धुआं नहीं देखा होगा, घर में धुआं हो गया बिल्कुल भी गैस जलाने से, है ना। जो चूल्हे पे लकड़ियाँ जलाने से, गोबर जलाने से जैसा धुआं आता है, ऐसे घर में जो सिलेंडर में से जो LPG गैस के थ्रू आग जलाते हैं उसमें धुआं नहीं आता है। ऑल्सो एनर्जी वेस्टेज इज़ मिनिमाइज, और कम से कम एनर्जी वेस्ट होती है। गैस को जब मर्जी जला लो और जब मर्जी बंद कर दो, है ना। लेकिन चूल्हे वगैरह पे या लकड़ियाँ जब जलाते हैं तो एकदम से नहीं जलती हैं, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ वेस्ट करनी पड़ती है पहले जलाने के लिए, फिर वो कई देर में आग जाके बुझती है तो वही बहुत समय लग जाता है। For the gobar gas plant to function, cattle dung is fed into the plant and gas is produced which is used as a fuel। अब यहाँ पे जो गोबर गैस प्लांट है उसके बारे में काफ़ी लिखा हुआ है। इसमें कैटल डंग यानी गोबर डाला जाता है इस प्लांट के अंदर और फिर इसको जलाया जाता है जिससे कि गैस निकलती है जिससे हम आग जला सकते हैं। While the slurry which is left over is a very good organic fertilizer and soil conditioner। और जो स्लरी यानी जो बाकी फिर वो जो वेस्ट बच जाता है जलने के बाद, लेफ़्ट ओवर यानी जो बच जाता है वो जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और सोयल कंडीशनर है। इसका क्या मतलब है, मिट्टी का उपजाऊपन हम इस वेस्ट से बढ़ा सकते हैं और ये ऑर्गेनिक है यानी इसमें कुछ केमिकल्स भी नहीं है। CNG इन अर्बन एरियाज़ यानी शहरों में अब CNG वाली गाड़ियाँ वाड़ियाँ आपने देखी होगी ना, कई गाड़ियों में CNG लगा होता है। इन दिल्ली द यूज़ ऑफ compressed natural gas CNG as fuel in public transport system has significantly lowered air pollution and the air has become cleaner। दिल्ली की बात करें तो आपने देखा होगा वहाँ CNG आ रखी है आजकल, ठीक है, जिससे कि एयर पोल्यूशन काफ़ी कम होता है और एयर काफ़ी साफ़ होती जा रही है। In the last few years, many other Indian cities is also begin to use CNG। दिल्ली ही नहीं, इंडिया की अब और भी काफ़ी सारी सिटीज़ ऐसी हैं, शहर ऐसे हैं जहाँ CNG यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट है विंड पावर। In areas where speed of wind is usually high, windmills can provide electricity without any adverse impact on the environment। यहाँ पे लिखा है जिन एरिया में बहुत तेज़ हवा चलती है वहाँ पे विंडमिल्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम बिजली बना सकते हैं और इससे हमारे एनवायरनमेंट पे कोई उल्टा असर नहीं पड़ेगा, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। विंड आपने देखा होगा ना, जैसे बड़े बड़े खंभे से होते हैं और उनके ऊपर पंखे से लगे होते हैं ना, तो वो होते हैं विंड टर्बाइंस मूव विद द विंड एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड। इसमें क्या होता है, विंड टर्बाइंस होते हैं जैसे कि जो मैंने अभी बताया था, वो हवा की हेल्प से गोल गोल घूमते हैं और उनसे बिजली बनती है। नो डाउट द इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, भाई स्टार्टिंग में कॉस्ट हाई होती है, थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, बट द बेनिफिट्स आर सच दैट द हाई कॉस्ट गेट्स ईजिली एब्जॉर्ब। लेकिन उसके बेनिफिट इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें इतना ज़्यादा दुख नहीं होता है पैसे खर्च करने का। आगे करते हैं, देखो नेक्स्ट है सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स। सोलर पावर यहाँ पे ये सूर्य की किरणों की बात हो रही है, उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो। इंडिया इज़ नेचुरली एंडोड विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। भाई पता है इंडिया के पास कितनी ज़्यादा सनलाइट है, बहुत ज़्यादा है, हम तो जल भी सकते हैं धूप में, इतनी धूप आती है। वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, हम अलग अलग तरीके से यूज़ भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कपड़े सुखाने के लिए, ग्रेन्स यानी चावल दाल गेहूँ सुखाने हैं उसके लिए, और कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टमाटर सुखाने हैं, कुछ भी सुखाना है, सब्ज़ी सुखानी है, अचार के लिए सुखाने के लिए भी रख लेते, नहीं अचार सुखाने के लिए नहीं, बनाने के लिए धूप में रखा जाता है। ये और भी कोई डेली यूज़ की आइटम है उसको सुखाने के लिए हम धूप में रख देते हैं, या फिर हम इसको सर्दियों में अपने आप को धूप सेकने के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट्स भी यूज़ करते हैं सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सूर्य की किरणों से। नाउ विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स सोलर एनर्जी
कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। भाई इसके थ्रू जो सोलर एनर्जी है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होता है, एक टाइप का ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसकी हेल्प से जो है सनलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। दीज सेल्स यूज स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल्स टू कैप्चर सोलर एनर्जी एंड देन कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या करता है, एक मटेरियल यूज़ करता है जैसे सिलिकॉन वगैरह यूज़ करते हैं ये, और सोलर एनर्जी को अपने अंदर कैप्चर कर लेंगे, रख लेंगे, और इस सोलर एनर्जी को, इस सनलाइट को जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे, इससे बिजली बना देंगे। दिस टेक्नोलॉजी इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर रिमोट एरियाज एंड फॉर प्लेसेस वेयर सप्लाई ऑफ पावर थ्रू ग्रिड और पावर लाइन्स इज। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी किसके लिए फ़ायदेमंद है? भाई ऐसे लोगों के लिए, रिमोट एरियाज़ का इधर मतलब है ऐसे जगहें जो शहरों से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जहाँ कम लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे पावर सप्लाई जल्दी से जो है तारों के थ्रू या खंबे वगैरह लगा के, ट्रांसफार्मर लगा के जहाँ पहुँचाई नहीं जा सकती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा बहुत खर्चा आ जाता है। अगर ऐसी कोई जगह है तो हम इस टेक्निक को, इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, सनलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ में ये जो तरीका है ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है, यानी इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। इन रिसेंट ईयर्स इंडिया इज़ टेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज द पावर जनरेशन थ्रू सोलर। भाई आजकल इंडिया कोशिश भी कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट का मतलब होता है बिजली बनाई जाए, ठीक है, सोलर के थ्रू यानी सनलाइट के थ्रू। और इंडिया ने इसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी भी बनाई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA नाम की, जो कि इस पे काम करती है। नेक्स्ट है मिनी हाइडल प्लांट्स। देखो ये क्या चीज़ है, इन माउंटेनस रीजन स्ट्रीम्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लिखा भाई जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ हर जगह स्ट्रीम्स या छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ सच स्ट्रीम्स आर पेरिनियल। भाई ऐसी कई स्ट्रीम्स ऐसी हैं जो पेरिनियल हैं, यानी 24 घंटे पूरे साल, कई सालों तक ऐसी बनी रहती हैं, वो सूखती नहीं है, बेसिकली ऐसी बहती रहती हैं। मिनी हाइडल प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सच स्ट्रीम्स टू मूव स्मॉल टर्बाइंस। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं जिसकी जो ये नदियाँ बहती हैं इनके थ्रू जो है इन टर्बाइंस को मूव यानी घूमते हैं, ये टर्बाइंस गोल 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 घूमते हैं, जो पानी बहता है इसके साथ साथ, और फिर बिजली बनती है। द टर्बाइंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी यूज। और इन टर्बाइन से क्या होता है, बिजली बनती है जब ये गोल गोल घूमते हैं बिजली के पानी के बहाव के साथ साथ। सच पावर प्लांट्स आर मोर और लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली। और ये जो पावर प्लांट है बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाते। एज दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज़ पैटर्न इन एरियाज वेयर दे आर लोकेटेड। क्योंकि इनमें लैंड यूज़ पैटर्न चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था अभी, उसमें क्या था, पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी, पानी के बहाव को रोक कर एक जगह पे तब बिजली बनाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे जो नदी बह रही है, जैसे बह रही है उसको बहने दिया जाता है, छेड़छाड़ नहीं की जाती है। दे जनरेट इनफ पावर टू मीट लोकल डिमांड्स। और इतनी बिजली तो ये बना ही देते हैं कि आसपास के लोगों की डिमांड तो पूरी ही हो जाए। दिस मीन्स दैट दे कैन ऑल्सो डू अवे विद द नीड्स ऑफ लार्ज स्केल ट्रांसमिशन टावर्स एंड केबल्स एंड अवॉइड ट्रांसमिशन लॉस। सो इसके थ्रू जो है हम बड़े बड़े जो हमें टावर्स की, केबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर छोटे मोटे एरिया में जहाँ पे ऐसी कोई नदी वगैरह बह रही हो, उसको ये प्लांट यहाँ पे छोटा सा लगा दो और लोगों को उसके थ्रू बिजली पहुँचा दो और एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। ये पॉइंट देखो क्या कह रहा है, ट्रेडिशनली इंडियन पीपल हैव बीन क्लोज टू देयर एनवायरनमेंट। भाई सबको पता है आजकल के जो इंडियन पीपल जो हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारे एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। दे हैव बीन मोर अ कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड नॉट इट्स कंट्रोलर। यहाँ के जो इंडिया के लोग हैं वो अपने आप को एक हिस्सा मानते हैं एनवायरनमेंट का, अपने आप को कंट्रोलर नहीं मानते। कंट्रोलर यानी वो ये नहीं मानते कि हम ही राजा हैं, एनवायरनमेंट के साथ हम छेड़छाड़ करके इसे अपनी मर्जी से चलाएंगे, वो ऐसा नहीं मानते इंडिया के लोग। इफ़ यू लुक बैक एट आर एग्रीकल्चर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम इन हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, वी फाइंड दैट ऑल द प्रैक्टिसेस हैव बीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली। लुक बैक का मतलब क्या है, अगर हम बहुत पहले समय की अगर बात की करें, ठीक है, हमारे पूर्वजों के समय की बात करें, तो उस वक्त एग्रीकल्चरल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, ये सभी सिस्टम कैसे थे, सब एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे। भाई हम ऐसा था पहले का ज़माना कि ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी जो ऑर्गेनिक होती थी और जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता था। ओनली रिसेंटली वी ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिस्टम एंड कॉज्ड लार्ज स्केल डैमेज टू द एनवायरनमेंट। रिसेंटली का मतलब है कुछ ही सालों से हम अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से थोड़ा सा दूर हुए हैं,
ठीक है, जो पहले चला आ रहा था, और हमने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचा दिया है, अपनी रूरल हेरिटेज को, क्योंकि पहले जो चीज़ हुआ करती थी अब वो चीज़ हम फॉलो नहीं करते हैं। आजकल हम थोड़े वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही हैं। नाउ इट इज़ टाइम टू गो बैक। भाई अब ज़रूरत आ पड़ी है कि वापस हम उसी समय में जाएं और सेम वैसे ही करें जैसे कि हमारे पहले के लोग किया करते थे। वन एप्ट एग्जाम्पल इज़ इन हेल्थ केयर। भाई अगर हम हेल्थ केयर का एग्जाम्पल देखें तो देखो इसमें क्या है, इंडिया इज़ वेरी मच privileged to have about 15,000 species of plants which have medicinal properties। भाई इंडिया में लगभग 15,000 पौधे इस टाइप के ऐसे हैं जिनसे मेडिसिन्स बन सकती हैं। About 8,000 of these are in regular use in various system of treatment including the folk tradition। भाई लगभग 8,000 अभी भी उनमें से ऐसे हैं जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट, किसी भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए। विद द सडन ऑनस्लॉट ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट वी इग्नोर्ड आवर ट्रेडिशनल सिस्टम। इसमें लिखा है जब से अचानक जो है ये वेस्टर्न सिस्टम हमारे देश में आया है तब से हमने अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को बिल्कुल छोड़ दिया है, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, तिब्बतियन एंड फोक सिस्टम, इन सभी से हम पीछे भाग चुके हैं, दूर हो चुके हैं। दीज हेल्थ केयर सिस्टम्स आर इन ग्रेट डिमांड अगेन फॉर ट्रीटिंग क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। लेकिन ये जो सिस्टम है दोबारा से डिमांड में आने लगे हैं, दोबारा से हेल्थ प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने लगे हैं, हमारी बीमारियों का इलाज करने लगे हैं। Nowadays, every cosmetic produce hair oil, toothpaste, body lotion, face cream and what not is herbal in composition। भाई अगर हम आज के समय में देखें कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई क्रीम है, चाहे कोई बालों में लगाने का तेल है, वो सभी हर्बल होते जा रहे हैं। टीवी में ऐड देखते हैं ना, इसमें बादाम है, इसमें काजू है, इसमें किशमिश है, इसमें नीम है, ऐसी ऐसी चीज़ें पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं जो अपने एडवर्टीजमेंट वाले होते हैं ना। Not only are these products environment friendly, they are relatively free from। वो काजू बादाम वाला एग्जाम्पल थोड़ा ऐसे ही बोल दिया था मैंने, वैसे हाँ आजकल बादाम वाला तेल जो आ रहा है, काजू का तेल तो कोई नहीं आता है, वो तो ऐसे ही बोल दिया, कहीं आप एग्ज़ाम में ही लिख दो। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, जो हर्बल होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक होते हैं। दे आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द साइड इफ़ेक्ट्स, और इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और साथ में कोई केमिकल वगैरह भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बायो कंपोस्टिंग। क्या चीज़ है देखो, इन आवर क्वेस्ट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades सो वी ऑलमोस्ट टोटली नेग्लेक्टेड द यूज़ ऑफ कंपोस्ट एंड कम्प्लीटली स्विच्ड ओवर टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब्जियाँ वगैरह उग जाए। तो लगभग पिछले 5 decade यानी 50 सालों में हमने क्या किया है, हमने कंपोस्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है। यानी पहले कंपोस्ट से इधर मतलब है, पहले हम जो मिट्टी के उपजाऊपनों के लिए क्या करते थे, जैसे गोबर वगैरह की खाद बना ली, या फिर जैसे छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके हो गए, उनकी खाद, ऐसी ऐसी चीज़ें हम यूज़ किया करते थे। लेकिन अभी जो है हम कहाँ पहुँच चुके हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स के थ्रू, यानी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं हम अपनी मिट्टी में उपजाऊपन उनका बढ़ाने के लिए। द रिज़ल्ट इज़ दैट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ, ये यहाँ पे क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है, जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। हमारी वाटर बॉडीज़ का इधर मतलब है जो मछलियाँ वगैरह होती हैं, इनको भी नुकसान पहुँच रहा है। ग्राउंड वाटर सिस्टम यानी ज़मीन का पानी भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों में केमिकल मिलाते जा रहे हैं। और इरिगेशन की डिमांड जो है वो भी बढ़ चुकी है, यानी अब ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं इनकी वजह से हमें ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है, ज़्यादा पौधों को पानी की देनी पड़ता है, ठीक है। Farmers in large numbers all over the country have again started using compost made from organic waste of different types। लेकिन आजकल किसान क्या कर रहे हैं हमारे देश के, वो दोबारा से कंपोस्ट यूज़ करने लगे हैं, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, यानी जैसे गोबर वगैरह हो गया है, अपना प्लांट वेस्ट वगैरह हो गया है हमारा, जैसे सब्जियों वगैरह के छिलके वगैरह, ये सब चीज़ें इनके थ्रू खाद वगैरह बनाते हैं।
In certain parts of the country, cattle are maintained only because they produce dung, which are important fertilizer and soil conditioner. भाई हमारे देश में कई जगहें ऐसी हैं जहाँ कैटल्स यानी इन जानवरों को क्यों रखा जाता है, क्यों पाला जाता है, क्योंकि ये डंग देती हैं, हमें गोबर देती हैं, और इनका जो डंग होता है ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, सोयल कंडीशनर है, यानी इससे मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। वीडियो इतनी लंबी होती जा रही है ना, मेरा तो गला भी साथ नहीं दे रहा है, अब बहुत ज़्यादा लंबी होगी। Earthworms can convert organic matter into compost faster than the normal composting process। अब ये लिखा है इसमें, जो earthworms होते हैं वो जो होते हैं ना, हमारी मिट्टी को बहुत जल्दी से कंपोस्ट करते हैं। ये एक ऑर्गेनिक तरीका है, ठीक है, केमिकल के जगह अगर हम earthworms को यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नाउ बीइंग वाइडली यूज्ड। अब ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है अर्थवॉर्म्स वाला। इनडायरेक्टली द सिविक अथॉरिटीज़ आर बेनिफिटेड टू एज दे हैव टू डिस्पोज रिड्यूस क्वालिटी ऑफ वेस्ट। सिविक अथॉरिटी से इधर मतलब है जो आपकी MCD वगैरह है, भाई उसका भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उनको कम से कम वेस्ट जो है उसको ट्रीट करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। क्योंकि यार देखो, अगर हम जो है जितना भी हमारा गोबर वगैरह होगा या ये जो किचन के सब्जियों का छिलके विलके होंगे, इनको मिट्टी विट्टी में दबा देंगे जिससे कि मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ेगा, तो जो वेस्ट हमारा जो कूड़े में जाता है वो वेस्ट जो है MCD को झेलना नहीं पड़ेगा भाई, वो सारा सॉइल में मिल जाएगा एकदम। आगे है बायो पेस्ट कंट्रोल। ये क्या बोल रहा है, विद द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द एंटायर कंट्री एंटर्ड इनटू अ फ्रेंजी टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल पेस्टिसाइड्स फॉर हायर यील्ड। अब भाई ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया हमारे देश में, तब से हमारा देश जो है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगा, कीटनाशक जो कीड़े भगाने के लिए केमिकल छिड़के जाते हैं फसलों पर। सून द डिवर्स इम्पैक्ट्स बिगिन टू शो। फूड प्रोडक्ट्स वर कंटामिनेटेड, सॉइल, वाटर बॉडीज एंड इवन ग्राउंड वाटर वर पोल्यूटेड। सो इसकी एडवर्स इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने लगे। जो हमारा जो फूड होता था वो भी कंटामिनेटेड होता था, भाई उस पर भी तो वो केमिकल जाता है ना, जो फसल के ऊपर छिड़केंगे तो सिर्फ ये थोड़ा ना पौधे पे गिरेगा, जो फल या फिर जो भी उगेगा, सब्जी उगेगी, उस पर भी तो गिरेगा। हमारी मिट्टी भी ख़राब होएगी, हमारे वाटर बॉडीज़ यानी जो आसपास की नदियाँ वदियाँ होंगी जहाँ पे पानी होगा उनमें मछलियाँ होंगी, उनको भी नुकसान पहुँचेगा। ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन का पानी भी ख़राब होएगा, मिल्क भी ख़राब होगा, मीट, फिशेस क्यों ख़राब होगी, क्योंकि जब पानी पोल्यूट हो रहा है तो फिशेस उस पानी को पिएंगी तो बीमार होएंगी। उसी फ़िश वगैरह का जो हम मीट खा रहे हैं या फिर जो भी है उससे वो भी ख़राब हो जाएगा। मिल्क यानी जो उस चारे को गायें भैंस चर रही हैं और फिर वो जहर उनके पेट में जा रहा है और फिर वही दूध बन के हमारे पास आ जाता है ना। To meet this challenge, efforts are on to bring in better methods of pest control. So इसके लिए जो है हमें efforts लगाने चाहिए कि हम pest control और अच्छे तरीके से कर पाएँ, chemicals का use कम से कम करें। One such step is the use of pesticides based on plant products. So इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे pesticides यूज़ करें जो कि प्लांट के प्रोडक्ट से बने हैं, ठीक है, केमिकल ना हो। जैसे नीम का हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। सेवरल टाइप्स ऑफ पेस्ट कंट्रोलिंग केमिकल्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम नीम एंड बीइंग यूज। भाई आजकल नीम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। या मिक्स्ड क्रॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक के साथ दूसरी फसल उगाते हैं, या फिर डिफरेंट क्रॉप्स उगा सकते हैं अलग अलग साल में, जैसे कभी कोई सी उगा ली कभी कोई उगा ली, ऐसे मतलब कुछ ऑल्टरनेट तरीके ढूंढो। लेकिन पेस्ट कंट्रोल के लिए आप सिर्फ केमिकल्स का यूज़ मत ना करो। ये वीडियो इस साथ यहीं मैं ख़त्म